हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बीए का आप लोगों का है जो आप लोगों का है बीए सेमेस्टर आप लोगों का थर्ड है एग्जामिनेशन आप लोगों का हिंदी का ये पेपर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीए का जो ये बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए। अगर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों के कॉलेज में यानी कि आप लोगों का जो कॉलेज है उसमें आप लोगों का पेपर नहीं हुआ तो इस पेपर को आप लोग देखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में यानी कि पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है ये सेमेस्टर आप लोग थर्ड का पेपर है। यहाँ से आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। उधर उधर सेमेस्टर का भी यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे हिंट्स मिलेगा। हिंदी का आप लोगों का ये पेपर है यानी कि क्या है, हिंदी गद्य का आप लोगों का ये पेपर है। सभी के कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसको संपूर्ण हल के साथ यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या है फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा और आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड बाबू यहाँ से आ स्टार्ट होता है जिसमें से हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया, क्या सॉरी लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, जिसमें से आप लोग को यहाँ पर निर्देश को आवश्यक पढ़ लेना। क्या निर्देश को यहाँ पर पढ़ लेना, क्या दिया गया, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों का अंक समान है। इन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना यानी कि 100 वर्ड्स में देना है। जो कि आप लोगों का यहाँ पर समझने वाली बात ये है 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जो कि एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर। टोटल क्वेश्चन 9 रहेगा, 27 नंबर इस यहाँ से आप लोगों का मिलेगा और टोटल 75 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। बाबू यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, का वाला क्वेश्चन दिया गया कि डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि आप लोग को संक्षिप्त में क्या डालना है, प्रकाश डालना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को बता दिया जाता है एंड आप लोग को समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू, इसका आंसर क्या लिखिएगा कि डायरी लेखन व्यक्ति द्वारा लिखित व्यक्तिगत अनुभव, विचारों और भावनाओं का एक दैनिक अभिलेख है। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा, क्या आगे लिखिएगा कि डायरी लेखन गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है जिसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है और यह एक प्रकार की निजी पुस्तक होती है जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की घटनाओं, अनुभवों, विचारों और भावनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखता है। इसे हिंदी में क्या दैनंदिनी या रोजनमचा भी कहते हैं। यह एक विश्वसनीय मित्र की तरह होती है जहाँ व्यक्ति बिना झिझक के अपने सुख दुख और गोपनीय बातों को प्रकट कर सकता है। बाबू इसके बारे में अगर और भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं। ये जो आप लोग का पॉइंट बताया गया ना, सिर्फ मोस्ट पॉइंट बता दिया गया। अगर आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट क्या करते हैं कि इतना आंसर में हमारा काम कैसे चलेगा, तो देखो बाबू इतना आंसर में काम चलेगा। अगर आप लोग अपने और भी लिखना चाहते हैं, अगर खुद से याद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं माना जाएगा। तो इसको आप लोग अपने अनुसार तय कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया कंप्लीट, यानी कि क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, पूरा हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है बाबू समझिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, व्यंग्य विधा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि जो व्यंग्य विधा होती है इस पर आप लोग को संक्षिप्त प्रकाश डालना है। यानी कि क्या करना है, संक्षिप्त में इसके बारे में लिखना है, यानी कि मेन पॉइंट को लिखना। चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। व्यंग्य साहित्य की वह विधा है जिसमें हास्य और विनोद के माध्यम से समाज, व्यक्ति या व्यवस्था की विसंगतियों की कमियों और प्रहार किया जाता है। यह विधा सीधे तौर पर आलोचना न करके घुमावदार तरीके से गहरी बातें कहा जाती है, यानी कि कह सकती है या कहा जाती है, जिससे पाठक या श्रोता मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर मजबूर होता है और इसका मुख्य उद्देश्य सुधार लाना और जागरूकता फैलाना है। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये वाला भी हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देगा, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आत्मकथा का देखिए सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं और उसका आंसर एक ही साथ में बता देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। देखो बाबू आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से इसका सलूशन के साथ पेपर को आप लोगों का सलूशन बताया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को जितने भी आप लोगों का बीए के जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बार कमेंट में बता दीजिएगा
कि वीडियो को हाँ शेयर कर दिए। किस टॉपिक पे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला भी आप लोगों का आंसर अभी बता देते हैं, ठीक है। आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए, इसको आप लोग को बताना है। फिर अगला दिया गया एकांकी और नाटक में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आलोचना को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सभी क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया उपन्यास एवं कहानी का अंतर स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क का रचित एकांकी का उद्देश्य लिखिए। फिर अगला गीत दिया गया ज्ञान रंजन कीर्ति पिता कहानी का सार्थकर्ता क्या सार्थकर्ता पर प्रकाश डालिए। फिर अगला दिया गया मित्रता निबंध पर प्रकाश डालिए। तो इन सभी क्वेश्चन का और अथवा करके दिया गया है कि जीवन व आत्मा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको भी आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए बाबू सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो आत्मकथा होता है इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा आत्मकथा साहित्य की वह विधा है जिसके लेखक अपने जीवन की संपूर्ण कहानी अपने जन्म से लेकर के, यहाँ पर देखिए जन्म से लेकर के क्या लिखिएगा, जन्म से लेकर के एक निश्चित समय तक की घटनाओं को अनुभवों और विचारों को सत्य को की क्या दिया गया को सत्यता और ईमानदारी के साथ स्वयं लिखता है। फिर आगे क्या लिखिएगा, तर्क यह है कि आत्मकथा में लेखक का जीवन ही उसका कथ्य होता है, इसीलिए इसमें कल्पना का स्थान नहीं होता है। लेखक अपने जीवन के सुख दुख सफलता विफलता और आंतरिक भावनाओं को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है जिससे पाठकों को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिल सके, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है, यानी कि जो एकांकी होता है और नाटक जो होता है इसमें क्या अंतर होता है। देखो आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छोटा लग रहा होगा, ये आप लोगों का जो मुख्य पॉइंट है यही है। अगर आप लोग अपने अनुसार और भी क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बाबू, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एकांकी और नाटक में अंतर लिखना। तो इसका आंसर इसका उत्तर लिखिएगा, यानी कि आंसर क्या लिखिएगा, लिखिएगा क्या कि एकांकी और नाटक में मुख्य अंतर आकार कथनाक और पत्रों की संख्या का होता है, ठीक है। इसमें हेडिंग बनाइएगा पहले एकांकी। एकांकी में क्या लिखना है समझिएगा, एकांकी में लिखिएगा एक अंक वाला छोटा रूप है और जिसमें एक ही मुख्य घटना या समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और पात्रों की संख्या सीमित होती है, ठीक है। फिर दूसरा वाला नाटक हेडिंग बनाइएगा, इसमें लिखिएगा अनेक अंकों में विभाजित एक विस्तृत रूप है जिसमें कई घटनाएं उप कथानक और अधिक पात्र होते हैं। नाटक में जीवन का विस्तार से चित्रण होता है जबकि एकांकी में जीवन के किसी एक पहलू की झलक मिलती है। तो ये वाला भी हमारा बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आलोचना को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो आलोचना होता है इसको परिभाषित करते हुए हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, आलोचना साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी साहित्य रचना के गुण दोषों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया गया है कि आलोचना का उद्देश्य रचना की सुंदरता और प्रभावशीलता और महत्व को स्पष्ट करना होता है। एक अच्छा आलोचक पूर्वग्रह से मुक्त होकर रचना के हर पहलू पर विचार करता है और पाठकों को उस रचना को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास एवं कहानी का अंतर स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास और कहानी दोनों ही गद्य विधाएं हैं लेकिन उनके स्वरूप और विस्तार में अंतर होता है। उपन्यास में क्या लिखिएगा, उपन्यास हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा कि जीवन का विस्तृत और संपूर्ण चित्रण होता है और इसमें कई पात्र विस्तृत कथानक विभिन्न घटनाएं और कई उद्देश्य होते हैं, इसका आकार बड़ा होता है। फिर कहानी हेडिंग बनाइएगा, कहानी में क्या लिखना है, जीवन के किसी एक पहलू या घटना का संक्षिप्त और कलात्मक चित्रण होता है, इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है और कथानक छोटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो बाबू बार बार बता रहे हैं, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसका आंसर और भी बड़ा लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को समझाने के लिए जो मेन पॉइंट है इसी को समझा दिया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगला क्या दिया गया, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस के द्वारा रचित एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का उद्देश्य समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और लालच पर
करारा करारा व्यंग करना है। और फिर क्या आगे लिखिएगा कि एकांकी दर्शाती है कि लोग धन दौलत के लालच में मानवीय भावनाओं और रिश्तों को किस हद तक भूल जाते हैं। मुख्य पात्र आप अपनी बीमारी पत्नी के प्रति उदासीन रहता है और दूसरी शादी के लिए उत्सुक हैं, जो समाज की संवेदनहीनता और भौतिकवाद को उजागर करता है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या समझिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि ज्ञान रंजन रंजन कृत पिता कहानी के साथ सत्कर्ता पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर लिखिएगा ज्ञान रंजन की कहानी के पिता का क्या दिया गया है, सार्थकता। आधुनिक समाज में पिता पुत्र के बदले रिश्तों, पीढ़ियों के अंतराल और संवादहीनता की समस्याओं को उजागर करने में है। और फिर आगे लिखेगा कहानी बताती है कि किस तरह व्यस्त जीवन शैली और विचारों के मतभेद के कारण परिवार के सदस्यों का विशेषकर पिता और पुत्र के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं। कहानी का शीर्षक पिता केंद्रीय पात्र के महत्व और उसकी उपेक्षा जीव दोनों को सार्थक रूप से प्रस्तुत करता है। फिर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, मित्रता निबंध पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देखो इसका आंसर बार बार बता रहे और भी बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को सिर्फ हिंट्स वाइज बताया जा रहा है कि इस प्रकार से आप लोगों को लिखना, जो मेन पॉइंट है वही आंसर में आप लोगों का पुट करके रख दिया गया, ठीक है। यानी कि क्या कर दिया गया है, आप लोगों को ये सेट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर मित्रता निबंध पर आप लोगों को प्रकाश डालना है, तो इसका भी चलिए आप लोगों को बता देते हैं। मित्रता निबंध का केंद्रीय भाव सच्चे मित्र के महत्व और गुणों को बताना है। देखिएगा निबंध में बताया गया है कि सच्चा मित्र जीवन में एक अनमोल खजाना होता है, जो हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करता है, हमारी गलतियों को सुधारता है और सुख दुख में साथ देता है। अच्छी संगत और सही मित्र का चुनाव जीवन को बेहतर बनाता है, ये बात सत्य है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जीवनी व आत्मकथा में अंतर बताना, यानी कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। इसका आंसर लिखेगा जीवनी और आत्मकथा में मूल अंतर लेखक और विषय का होता है। यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखेगा, जीवनी हेडिंग बनाइएगा, इसमें सबसे पहले अंतर लिखेगा क्या कि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है जिसे कोई दूसरा लेखक लिखता है। इसमें वस्तुनिष्ठता और शोध पर बल दिया जाता है, ठीक है। ये जीवनी के बारे में लिख करके हो गया। आत्मकथा के बारे में क्या लिखना है कि स्वयं के जीवन पर आधारित होती है, जिसे व्यक्ति स्वयं लिखता है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव, भावनाएं और आत्मपरकता प्रमुख होती है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन जितने भी थे यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग का देखिए खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का ऊपर वाला लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, और यहाँ पर जो दिया गया है बाबू दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या खंड बा में आप लोग का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग का 12 अंकों का क्वेश्चन है, जो कि 2 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोग का 12 नंबर का रहेगा और 24 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होगा। क्या आप लोग का क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर एक साथ में बता देंगे, ठीक है। आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया क्या कि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वृंदावन लाल वर्मा कृत झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर लक्ष्मीबाई का चित्रण बताइए। अगला क्वेश्चन दिया गया पंच परमेश्वर कहानी के आधार पर शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध का सारांश लिखिए। तो ये सब क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इन सभी का आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पहला जो दूसरा दिया गया था, क्या जो कि आप लोग का पहला करना था, इसमें हिंदी नाटक के उद्भव के विकास के बारे में आप लोग को लिखना है, प्रकाश डालना है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर लिखिएगा कि हिंदी नाटक का उद्भव भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है, जिन्होंने खड़ी बोली में आधुनिक नाटक की नींव रखी है। फिर आप लोग को आगे क्या लिखेगा, भारतेंद्र युग लिखेगा। क्या भारतेंद्र युग हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखेगा क्या, सबसे पहले भारतेंद्र युग ही आया था, ठीक है। इसमें पहले हेडिंग में आप लोग को भारतेंद्र युग में लिखेगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। उन्होंने बंगला
के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से शुरुआत की और नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिख करके न्यू को सुदृढ़ की बनाया। ठीक है, फिर द्विवेदी युग में लिखिएगा, द्विवेदी युग हेडिंग बनाइएगा, इसमें लिखिएगा भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग में नाटक ने नैतिक और सामाजिक विषयों को गहराई से लिया। फिर आप लोग का प्रसाद युग या प्रसादोत्तर युग, इसमें लिखिएगा नाटक साहित्यिक का काल विभाजन प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग में भी किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के नाटक सामने आए हैं। फिर अपना अगला अगला हेडिंग बनाइएगा विकास। विकास आप लोग को क्या लिखना है, विकास में लिखना है नाटक प्राचीन काल से चली आ रही है, एक परंपरा है और इसकी रचना में काव्य, चित्र, संगत आदि सभी कलाओं का योग होता है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पंच परमेश्वर वाला जो है इसको बता देते हैं। पंच परमेश्वर वाला में लिखिएगा कहानी के विशेषताओं में लिखिएगा कि पंच परमेश्वर कहानी के प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं हैं यथार्थवादी चित्रण, ग्रामीण परिवेश और सजीव का वर्णन और सामाजिक संदेश का प्रधानता है। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर हेडिंग वाइज आंसर सभी दिया गया है, आप लोग स्क्रीन शॉट मार करके पढ़ लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशोक के फूल पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो अशोक के फूल वाला निबंध है, चलिए इस पर बता देते हैं आप लोगों का, इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। देखो बाबू, दो ही क्वेश्चन को करना था, आप लोगों को 3-4 बता दे रहे हैं और आप लोग अपने अनुसार इसको तैयार कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग को तैयार करना है सभी क्वेश्चन को। क्यों तैयार करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल वायरल पेपर है। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास। ठीक है, और कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए हैं। इसका आप लोग का आंसर क्या लिखिएगा, आंसर लिखिएगा कि अशोक के फूल निबंध का सारांश यह है कि अशोक का फूल भारतीय संस्कृति की निरंतरता और जीवंतता का प्रतीक है, जो समय के साथ आए परिवर्तनों के बावजूद अपनी महत्ता बनाए हुए है। फिर आगे क्या लिखिएगा, आप लोग आगे लिखिएगा सांस्कृतिक महत्व। इसमें लिखिएगा क्या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में अशोक के फूल के बहाने भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास पर विचार किया है। फिर आगे लिखिएगा परिवर्तनशीलता। देखो इसका आंसर और बड़ा रहेगा बाबू, आप लोग को छोटा बता दे रहे और आप लोग को इसका बड़ा आंसर आप लोग को खुद से तैयार करना है और इसका डिटेल में लिखना रहता है, लेकिन आप लोग को मेन पॉइंट बता दे रहे किस प्रकार से आप लोग को लिखना रहेगा। अगला दिया गया परिवर्तनशीलता दिया गया, इसमें निबंध बताता है कि समय के साथ चीजें बदलती है लेकिन संस्कृति मूल्य बने रहते हैं। ठीक है, फिर अगला आप लोगों को हेडिंग बनाना है मानवीय दृष्टिकोण। इसमें लिखना है लेखक ने इतिहास और संस्कृति को मानवीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सभी क्वेश्चन देखिए बाबू आप लोगों का हो गया कंप्लीट। फिर आशा करते हैं यहाँ तक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, खंड सा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया क्या निर्देश को आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है बाबू। क्या, जैसे जिस प्रकार से आप लोगों को किसी के बारे में अगर जानना है तो उनके आप लोग को किसी को आप लोग को अगर परखना है तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, उनके बारे में आप लोग को परखना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग को उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे तरीके से तो आप लोग को सबसे पहले निर्देश को पढ़ना आवश्यक होता है। इसमें दिया गया क्या कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 12 अंकों का है। यानी कि आप लोग का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ये है जिस यहाँ से 24 नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा। जिसमें आप लोग का 6 वाला क्वेश्चन दिया गया हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। और आप लोगों का आगे आप लोगों को दिया गया 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी आलोचना को परिभाषित करते हुए उसके उत्तर विकास पर प्रकाश डालिए। फिर अगला दिया गया प्रसादकृत ध्रुव स्वामी नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामी की चारित्रिक विशेषताओं पर विस्तृत प्रकाश डालिए, ये वाला दिया गया। फिर आगे दिया गया 30 बरस के साथी संस्मरण के माध्यम से रामविलास शर्मा के भावों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए आप लोग का ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू ये सब जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है आप लोगों को ये मेन पॉइंट बता रहे, लेकिन आप लोगों को और डिटेल में लिखना रहता है इसका आंसर। तो यहाँ पर हिंदी कहानी का उद्भव आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर आंसर दिखा दे रहा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या वीडियो को स्टॉप करके यानी कि रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को देखिए सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। 9वां क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट होगा।
तो इस प्रकार से आप लोगों का देखिए ये जो सारे क्वेश्चन थे सभी का आंसर आप लोगों का हो गया कंप्लीट। यही आप लोगों का बीए का आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर का यानी कि सेमेस्टर आप लोगों का तीसरे का ये पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों का एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को बीए के जितने भी स्टूडेंट होंगे या बीए फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे या आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर के होंगे या आप लोगों को क्या थर्ड सेमेस्टर के होंगे, सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। फोर्थ या सिक्स या सेवन्थ या एट कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, सभी जितने भी बीए के स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।